औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जमात नहम और दहम का उर्दू का पेपर हल करने का तरीका सीखेंगे। उर्दू के पेपर में पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी जो कि प्रिंट फॉर्म में होता है, जिसको मारूजी भी कहा जाता है, वहीं 20 मिनट में हल करके तलबा ने एग्जामिनर को वापस करना होता है। दूसरा सवाल इंशाइया तर्ज से शुरू होता है, जिसको हिस्सा दोम भी कहा जाता है, मौजूई हिस्सा भी कहा जाता है और इंशाइया भी कहा जाता है। इंशाइया तर्ज में हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 2 अशार की तशरीहात पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ आपने सवाल नहीं लिखना, आपने हेडिंग दे देनी है अशार की तशरीहात, और फिर उसमें इस सवाल में कुल आपको 5 अशार दिए गए होते हैं, जिसमें से 3 अशार हिस्सा नज़्म में से और 2 अशार हिस्सा गज़ल में आपने हल करने होते हैं। इस तरीके से आपने हल करके जब आपका एक सवाल मुकम्मल हो जाए तो इख्तितामी लाइन ज़रूर लगाएं कि यहाँ एक सवाल मुकम्मल हो गया, अब हम दूसरा सवाल शुरू करने जा रहे हैं। तो जब आप दूसरा सवाल हल करें, सवाल नंबर 3 है, इसमें सवाल नंबर 3 में नसर पारों की तशरीहात, यहाँ 3 अल्फाज आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, नसर पारा, इक्तबास, पैराग्राफ। अगर इक्तबासात लिखा गया है, नसर पारा लिखा गया है, पैराग्राफ लिखा गया है, तो जो भी लफ्ज़ आपको लिखा गया हो आपने जवाब में वही लिखना है। यहाँ मैंने नसर पारों की तशरीहात लिखा है, 2 जुज़ दिए गए होते हैं, 2 पैराग्राफ दिए गए होते हैं। अलिफ और बे, पहले अलिफ हिस्सा आपने सिलेक्ट किया और आपने उसका अलिफ लिखा भी, निशानदेही की कि अलिफ हिस्से की हम तशरीह करने जा रहे हैं, और उसके बाद पैराग्राफ का शुरू का और आखिरी का जुमला लिखना ज़रूर, आखिरी का जुमला लिखें और दरमियान में हज़फ या जंजीरा डालें, जो कि इस बात की अलामत होती है कि अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई, जारी है। उसके बाद हवाला मतन पूछा गया होता है, हवाला मतन में सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम शामिल है। उसके बाद 4 आपको अल्फाज दिए गए होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 3 होते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, और इसकी पहचान ये है कि उन अल्फाज के मानी आपने लिखने होते हैं जिनके ऊपर लाइन लगाई गई हो। ये बात आपके जहन में रहे। इसी तरीके से ये मुकम्मल करने के बाद फिर आपने तशरीह करनी है, और यही मरहला फिर आपने बेजुज़ लिखा, शुरू का जुमला लिखा, दरमियान में हज़फ या जंजीरा डाला और फिर आखिरी जुमला लिखा। इस तरीके से आपका सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात हैं। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। ये सवाल लिखा होता है, आपने ये सवाल नहीं लिखना, आपने हेडिंग दे दी सवाल नंबर 4 कौन सा है, मुख्तसर जवाबात। 8 सवालात दिए गए होते हैं, जिसमें से 5 करने की हिदायत की गई होती है। तो हर सवाल की आप जवाब की हेडिंग देते जाएं, नंबरिंग करते जाएं, और इस तरीके से 5 जवाबात आप लिख लें, मुकम्मल कर लें। और जब आप सवाल मुकम्मल कर लें तो लाइन ज़रूर लगाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 खुलासा। नामदेव माली 2 असबाक के नाम दिए गए होते हैं, उनमें से जिसकी आपकी बेहतरीन तैयारी है, जिस पर आपकी ग्रिप है, आप उसको सिलेक्ट करें। मुसन्निफ़ का नाम लिखें, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखें। आम तौर पर मियारी जो खुलासा होता है वो 2 से 2.25 सफ़ात तक होता है। उसके बाद अगला सवाल जो कि जमात दहम में सबसे लंबा सवाल होता है, जिसके ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और वो है मज़मून। 3 मौज़ूआत 3 दिए गए होते हैं, उन 3 में से एक मौजू सेलेक्ट करें, मुंतखब करें जिस पर आपकी बेहतरीन तैयारी है और आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। मियारी मज़मून आमतौर पर 10 सफ़ात या 2.5 शीट्स का होता है, और मियारी मज़मून में अशार ज़रूर शामिल करें, अहादीस शामिल करें, आयात शामिल करें, अक़वाल शामिल करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। जमात दहम में अगला सवाल नंबर 7 तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत वो सवाल है जो कि बच्चे को खामखा के नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे की फ़हम चेक करनी होती है।
आमतौर पर पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ में से सवालात दिए गए और सवालात के जवाबात पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। बच्चे ने इतनी समझ से काम लेना है कि जवाब को सवाल के मुताबिक मोल्ड करके लिखना है। एज इट इज़ जुमला उठाकर नहीं लिख देना। बाज़ औक़ात माजी को फ़ेल को चेंज करके लिखना होता है कि माजी फ़ेल के मुताबिक, उसमें सवाल के मुताबिक फ़ेल को तब्दील करके लिखना चाहिए। हमेशा याद रखें, कोशिश करें कि सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझें और फिर जवाब लिखें। 5 सवाल दिए गए होते हैं तो आप ऐसे हेडिंग देते जाएं। जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3, जवाब नंबर 4 और जवाब नंबर 5। इस तरीके से आपका तफ़हीम इबारत का सवाल मुकम्मल हुआ। अब जमात दहम के हमारे सारे सवालात मुकम्मल हो गए। तो वो सवालात जो कि जमात दहम में नहीं होते, जमात नहम में होते हैं, उसमें सवाल नंबर 7 आमतौर पे ख़त होता है। छोटे भाई के नाम, वालिद के नाम, वालिदा के नाम, दोस्त के नाम, किसी एक पर ख़त लिखने को कहा जाता है और फिर नफ्से मज़मून भी बताया जाता है कि ख़त क्यों लिखा जा रहा है, ख़त लिखने की वजह। तो छोटे भाई के नाम ख़त, पढ़ाई में अदम दिलचस्पी, साथ में नफ्से मज़मून भी लिखा। अगला सवाल मुकालमा या दरख्वास्त, यानी कि मुकालमा अगर आप लिख रहे हैं तो मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान आपने ये यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपने सवाल नहीं लिखना, आपने इस तरीके से हेडिंग दे के अपना वक्त बचाना है और अपने पेपर को खूबसूरती से अटैम्प्ट करना है। जमात नहम में जो आखिरी सवाल है वो है जुमलों की दुरुस्ती या जुमलों की तकमील। सवाल नंबर 9। तो या तो जुमलों की दुरुस्ती करनी होती है या जुमलों की तकमील। तो आप उन दोनों में से 5 जुमले दिए गए होते हैं जिसकी दुरुस्ती या तकमील करनी होती है। तो आप उनमें से वो मुंतखब करें जो आपको सारे के सारे आते हैं और उसके लिए यहाँ पर नामुकम्मल या गलत जुमले लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जुमले लिखें। सवाल नंबर 9 जिस तरीके से ये लिखा गया है कि जुमलों की दुरुस्ती, अगर जुमलों की दुरुस्ती वाला सवाल कर रहे हैं तो दुरुस्त जुमले लिख डालिए जैसे ये है। और अगर आप नामुकम्मल जुमले लिख रहे हैं तो फिर जुमलों को ऐसे मुकम्मल करके जो नामुकम्मल था उसको हाईलाइट कर दें, मार्कर के साथ लिख दें। और जब आपका पेपर मुकम्मल हो जाए तो यहाँ एक इख्तितामी लाइन ज़रूर लगाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे तरीके से कामयाब करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।